हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन को सीखा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि जो v डैश होता है इज़ इक्वल टू v माइनस कैपिटल V, जहाँ पर v डैश s डैश फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, v जो थी वो s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी थी, और ये कैपिटल V जो था ये फ्रेम की वेलोसिटी थी। ओके, उसके साथ हमने एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिससे हमें ये मिला था कि एक्सीलरेशन जो है वो दोनों ही फ्रेम्स में सेम रहता है। अगर हमें एक फ्रेम में एक्सीलरेशन पता है तो दूसरी फ्रेम में भी वो बिल्कुल उसके सेम रहता है। इसे इनवेरिएंस ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। आज हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो जो हमारी एक्सीलरेशन की इक्वेशन आई थी हम उसको लिख लेते हैं, a डैश इज़ इक्वल टू a, यानी कि s डैश फ्रेम में एक्सीलरेशन और s फ्रेम में एक्सीलरेशन दोनों ही सेम रहते हैं, यानी कि फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा m a डैश इज़ इक्वल टू m a, दैट इज़ f डैश इज़ इक्वल टू f। इससे ये पता चलता है इनवेरिएंस ऑफ फोर्स। ओके, गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ फोर्स, यानी कि दोनों ही फ्रेम्स में जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता है। यानी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर आपको फोर्स पता है तो दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी फोर्स वही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हम डेरिवेट करेंगे और डेरिवेशन करके चेक करेंगे कि मोमेंटम के अंदर क्या चेंज आता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको पता है नॉर्मली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है उसको वो क्या कहता है कि कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के इक्वल रहता है। यानी टक्कर के पहले का संवेग कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के हमेशा बराबर होता है। तो उस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2, तीसरे और टक्कर के बाद यानी कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ हो जाती है v1 और v2। ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम s, जो हमारी स्टेबल फ्रेम है फ्रेम s, उसके अंदर ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर इन फ्रेम s डैश की बात करें तो फ्रेम s डैश में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देगी, u1 डैश दिखाई देगी, ठीक है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, u2 डैश, और टक्कर के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 डैश, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। ओके, तो ये है हमारा फ्रेम s में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये है हमारा फ्रेम s डैश में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन का यानी s डैश वाली इक्वेशन का s वाली इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन आता है। ओके, तो हमने जो लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था उसमें हमने ये फॉर्मूला निकाला था v डैश। इसमें से हम देख लेते हैं, हमने जो लास्ट वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला निकाला था वो था v डैश इज इक्वल टू v माइनस v। ओके, आप चाहे तो इस चीज़ को यूज़ करके भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल बनाने के लिए एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से इस सिंपल s फ्रेम वाली टर्म की वैल्यू निकाल लें और उसको इस इक्वेशन में पुट कर दें और फिर देखें कि इस इक्वेशन का इसके साथ क्या रिलेशन आता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू अगर देखें तो क्या आती है, v डैश प्लस v। ओके, ये है हमारा जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी निकाली थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में उसका रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटीज़ क्या क्या है, u1, u2, v1 और v2। तो अगर u1 की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, u1 इज इक्वल टू u1 डैश प्लस कैपिटल V। इसी तरह से u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस कैपिटल V। इसी तरह से v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस कैपिटल V। लिख लेते हैं हम, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस कैपिटल V और v2 इज इक्वल टू v2 डैश
प्लस कैपिटल V। जहाँ पर ये जो नॉन डैश वाली टर्म्स है ये है फ्रेम S में पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये जो डैश वाली टर्म्स है ये है फ्रेम S डैश में पार्टिकल्स की वेलोसिटी। इन सारी ही वैल्यूज़ को अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो इससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, m1 u1 डैश प्लस कैपिटल V प्लस m2 u2 डैश प्लस कैपिटल V इज़ इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस कैपिटल V प्लस m2 v2 डैश प्लस कैपिटल V। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, m1 u1 डैश प्लस यहाँ से मिलेगा m2 u2 डैश प्लस यहाँ से मिलेगा m1v प्लस m2v। ओके, इसी तरह से मैं RHS को सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा m1 v1 डैश, यहाँ से मिलेगा m2 v2 डैश, और यहाँ से मिलेगा m1v प्लस m2 कैपिटल V। अब मैं देख रही हूँ कि दोनों साइड मुझे m1 कैपिटल V और m2 कैपिटल V मिल रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज़ इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इससे क्या पता चलता है कि मैं फ्रेम S में ये इक्वेशन ली थी ना मैंने सॉल्व करने के लिए, फ्रेम S में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर के चली थी, और ये मुझे सॉल्व करने पर, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ रखने पर क्या दे रही है, फ्रेम S डैश का मोमेंटम ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन मिल रही है। यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करती हूँ तब भी मुझे दोनों का रिजल्ट सेम मिलता है। इससे ये पता चलता है कि दोनों ही फ्रेम्स में जो हमारा मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है और वो चेंज नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रेम S में जो है वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन हमको फ्रेम S डैश में भी मिलती है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इनवेरिएंट रहता है। ओके, ये चीज़ क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या चेंज होता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में हम स्पेशली काइनेटिक एनर्जी के लिए इस लॉ को लगाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरेटिकली इसका क्या स्टेटमेंट होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है, पर ना तो उसको नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये होती है, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर मैं फॉर्मूले के तौर पर लिखूँ तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर और 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ओके, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस का क्यू। प्लस क्यू का मतलब ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत इनमें कोई ऊपर नीचे चेंज हो रहा है तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, उस एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो पार्टिकल्स है हमारे पास, पहले की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है। ठीक है, टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी v1 है और v2 है। हम इसी एग्जाम्पल को जो हमने यहाँ लिया था ना, कौन सी कंडीशन, कौन सी घटना की बात करें, कौन से फिनोमिना की, जब दो पार्टिकल्स की आपस में टक्कर होती है तो टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो अब क्योंकि ये सभी चीज़ें मोशन में है तो यहाँ सिर्फ इसके काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं होगी। तो टकराने से पहले की इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी की इक्वली बराबर होगी। और ये क्यू वो है कि टकराते समय अगर आवाज़ हुई हो तो साउंड एनर्जी, अगर टकराते समय ये बॉल्स गर्म हो गई हो तो हीट एनर्जी, या कोई भी दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी का डिसिपेशन हुआ है या जो एनर्जी कम हो गई है उसको हमने क्यू के फॉर्मेट में लिख दिया है। ओके, तो अब अगर मैं इसमें, ठीक है, अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला किस में हो गया, इन फ्रेम S, यानी कि हमारी वो फ्रेम जो कि क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अब हमें पता है कि u1 u2 v1 v2 की हमने अभी कुछ देर पहले वैल्यूज़ निकाली थी, क्या थी, u1 डैश प्लस u। इसी तरह से u2 की वैल्यू हो जाएगी u2 डैश प्लस v।
फिर V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 डैश प्लस V और V2 की वैल्यू हो जाएगी V2 डैश प्लस V, कैपिटल V। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करती हूँ तो मैं देखना ये चाहती हूँ कि S डैश में एनर्जी के साथ क्या हो जाता है। ओके, तो मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अगर यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 m1 U1 डैश प्लस V का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 U2 डैश, ये सारे वेक्टर फॉर्मेट में है, प्लस V का होल स्क्वायर। ये जो V है, कैपिटल V, ये भी हमारा क्या है, वेक्टर है। वेलोसिटी जो है वो कैसी होती है, वेक्टर होती है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। U2 डैश प्लस V का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 m1 V1 डैश प्लस कैपिटल V का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 V2 डैश प्लस कैपिटल V का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो, और यहाँ पर है प्लस Q। ओके, अब ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज़ का स्क्वायर हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, U1 डैश प्लस V इंटू U1 डैश प्लस V, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो अब अगर मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट प्लस U1 डॉट V प्लस U1 डैश डॉट V और प्लस V डॉट V। ओके, इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा दो सेम क्वांटिटीज़, दो सेम वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी U1 डैश का होल स्क्वायर, जो कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर हो जाएगा V का होल स्क्वायर जो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2U1 डॉट V। ओके, इसी तरह से हम इन सभी चीज़ों का क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 m1, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, U1 का होल स्क्वायर प्लस 2U1 डॉट V, ये अभी भी वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट में। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ क्या बची है, मैग्नीट्यूड बची है। ओके, प्लस 1/2 m2, यहाँ पर हो जाएगा U2 डैश का स्क्वायर प्लस 2U2 डैश डॉट V प्लस V स्क्वायर। ओके, इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे तो 1/2 m1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस 2V1 डैश डॉट कैपिटल V प्लस V स्क्वायर, 1/2 m2 V2 डैश स्क्वायर प्लस 2V2 डैश डॉट कैपिटल V प्लस V स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, 1/2 m1 और ये सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे मुझे क्या मिलेगा, 1/2 m1 U1 डैश का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से मुझे मिलेगा, मैं इन सबको पहले ही अरेंज करके लिख रही हूँ। ओके ना, यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2 m2 U2 डैश का स्क्वायर। ओके, अब क्या बचा है, देखो इसको मैं इससे जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस m1 U1 डैश डॉट V। ओके, इसी तरह से यहाँ पर जब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा प्लस m2 U2 डैश डॉट V। ओके, यानी हमने इस टर्म को सॉल्व कर दिया, इस टर्म को सॉल्व कर दिया, इस टर्म को सॉल्व कर दिया, इसको कर दिया, अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स बची है। ओके, तो क्या मिलेगा, 1/2 m1 V स्क्वायर प्लस 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर, ये है हमारा LHS। इसी तरह से जब हम इस RHS को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2,
पहले मैं LHS को लिख लेती हूँ, फिर सेम टू सेम हम RHS को भी एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, तो हमारा जो LHS आया था, जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी है LHS की, उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो इससे हमें मिलेगा 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर प्लस m1 u1 डॉट कैपिटल V प्लस m2 u2 डॉट कैपिटल V प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर। इसी तरह से सेम टू सेम जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर u1 u2 जो कुछ भी है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, v1 और v2 हो जाएगा। तो इससे मिलेगा 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश डॉट v प्लस m2 v2 डैश डॉट v प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 कैपिटल V स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और प्लस क्यू इस तरफ हमारे पास ऑलरेडी था। ओके, तो इससे हमें मिलेगा, अब हमारे पास बचा है 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से कैपिटल V को कॉमन ले लूँ प्लस m2 u2 डैश डॉट v इज़ इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट v और प्लस q। ओके, अब हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण के नियम में इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल प्रूफ किया है। ओके, ये जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया था उसका हमें क्या रिजल्ट मिला था, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अगर मैं दोनों तरफ डॉट v कर दूँ तब भी बात वही रहेगी। ओके, अगर मैं दोनों तरफ डॉट v कर दूँ तब भी हमें वही चीज़ मिलेगी। तो इस इक्वेशन में से ये दो टर्म्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जब ये दोनों टर्म्स बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों जब इक्वल हो जाएगी तो हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर और प्लस q। यानी हम शुरू हुए थे फ्रेम S1 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर के और ख़त्म किया है हमने फ्रेम S डैश में कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी दोनों ही फ्रेम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। ओके, यानी कि ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिल्कुल सही है। ओके, अब इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटोनियन रिलेटिविटी। न्यूटोनियन रिलेटिविटी एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें ये बताया जाता है कि न्यूटन ने पहले भी ये बताया था कि किसी भी चीज़ के एब्सोल्यूट मोशन का या निरपेक्ष गति का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एब्सोल्यूट या निरपेक्ष मोशन का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई किसी भी चीज़ के मोशन को हम सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज़ के मोशन के रिलेटिव लेकर के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी किसी एक चीज़ का जो मोशन है वो किसी दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट के या फिर किसी स्टेबल स्थिर रखे हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेकर के स्टडी किया जाता है। जैसे हम सब जितने भी मोशंस को पढ़ते हैं वो अर्थ के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट मोशन का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ये वाला जो रूल है न्यूटोनियन रिलेटिविटी ये भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एज इट इज़ रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, लास्ट एंड फाइनल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर
a इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि अगर वो चीज़ स्थिर है या फिर एक समान वेग से गतिमान है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या फिर वो स्टेबल है, उस केस में जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगी। ओके, यानी कि अगर a इज़ इक्वल टू 0 है तो f इज़ इक्वल टू भी क्या होगा 0, या फिर अगर बाहर वाला फोर्स f 0 है तो उसका a भी क्या होगा 0, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट रहता है और फोर्स भी इनवेरिएंट रहता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं होता है। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई चीज़ स्टेबल है तो वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी तब तक ही स्टेबल बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी तरह से न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि dp अपॉन dt इज़ इक्वल टू f होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो उस पर फोर्स के बराबर होती है। तो क्योंकि हम देख चुके हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फोर्स जो है वो बिल्कुल इनवेरिएंट रहता है, तो जो मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, इनवेरिएंट। इस तरह से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल इनवेरिएंट रहता है। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि एक्शन जो है वो हमेशा रिएक्शन के ऑपोजिट और इक्वल रहती है। तो अगर हम देखें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ होगी, यानी ये फोर्स बिल्कुल इनवेरिएंट रहेगा, इसी तरह से ये वाला फोर्स भी इनवेरिएंट रहेगा। और जब दोनों ही फोर्सेस इनवेरिएंट है तो इस तरह से ये रिलेशन भी क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये सारे न्यूटन के जो थर्ड लॉ है वो इनवेरिएंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसे हम कहते हैं इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। इसी के साथ हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।